नज़म के अशार की तशरीह और गजल के अशार की 10 नंबर की होती है। यानी अगर आप भी पूरे 20 नंबर 10 नज़म के अशार और 10 गजल के अशार की तशरीह के नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अशार की तशरीह है, नज़म के अशार की थी। वक्त कितना लगाना। हाँ। आज का जो टॉपिक है ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अहम है बल्कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स दोनों का सेम कंबाइंड टॉपिक है। ये तशरीह इकट्ठी करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए, दोनों अशार की इकट्ठी करनी चाहिए या अलग अलग करनी। अब बच्चे पता क्या करते हैं सर, अब मैं आपको बात बड़ी काम की बताने लगा हूं, सारी तशरीह का निचोड़ है ये बात, सारे लेक्चर का निचोड़ है। ठीक है, इसके कोई खास नंबर नहीं है, नहीं खास है ही नंबर कोई नहीं, नंबर नहीं है इसके। अब वो 4 में से एक के नंबर 3 लगाएगा, अगला एक सफा कम लिखा उसके 2 लगाएगा, नंबर कम पड़ जाते हैं। तो बच्चे डरते भी इन सवालात से। नहीं, डर खत्म कर देना आज इंशाल्लाह, डर खत्म कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ आपकी पसंदीदा शख्सियत जनाब खावर साहब मौजूद हैं जो उर्दू के मायनाज प्रोफेसर और आपके लिए बड़े अच्छे जो टॉपिक्स हैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में समझाते हैं आप लोगों को, और बहुत दूर दूर से आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं कि सर ने बड़े अच्छे अंदाज से समझाया और हमने बोर्ड में पोजीशन लेनी है। तो जल्दी से अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आज के टॉपिक से पहले जल्दी से जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक इन्होंने मुझे बताया थोड़ा सा कि आज का जो टॉपिक है ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अहम है बल्कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स दोनों का सेम कंबाइंड टॉपिक है ये। और बच्चे बड़े यकीन करें मुझे इसके बारे में पूछ रहे होते थे कि सर ये बताएं इसकी भी कोई वीडियो नहीं आ रही, हमने कैसे करनी है, ये सब नंबर इसके बड़े ज्यादा हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे लिखना है। तो खावर साहब कौन सा टॉपिक है बच्चों को जरा बता दीजिए कि आज कौन सा टॉपिक लेके हैं बच्चों को। सर 10 नंबर का एक सवाल है, सवाल नंबर 2 सेकंड ईयर का भी और फर्स्ट ईयर का भी सवाल नंबर 2 होता है, वो 20 नंबर का है। ठीक है सर। एक नज़म के अशार की तशरीह और गजल के अशार की 10 नंबर की होती है। यानी आज के टॉपिक नज़म के अशार की तशरीह, नज़म के अशार की आज जी। फर्स्ट ईयर के नज़म के अशार की तशरीह और सेकंड ईयर के नज़म के अशार की तशरीह करने का तरीकाकार क्या है, बच्चे कौन कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहले सर सवाल आता है कि दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए। ठीक हो गया। नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी तहरीर कीजिए। ठीक हो गया। 1 नंबर का नज़म का उन्वान, उसका 1 नंबर हो गया जी। 1 नंबर का शायर का नाम, ठीक हो गया सर। 2 नंबर। और 2 शेर आते हैं, फर्स्ट ईयर में भी 2 अशार आएंगे, सेकंड ईयर में भी 2 ही आएंगे। ठीक हो गया। और उन 2 अशार की तशरीह करनी है, उसके 8 नंबर होते हैं। ठीक हो गया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो बच्चे, कुछ आपको पता है आपने भी भेजे एकेडमी की तरफ से रीचेकिंग के लिए, रिकाउंटिंग जिसे कहते हैं, उसने 20 नंबर उसके लगाए थे। गजल में भी 10 नंबर पूरे 10/10 पूरे के पूरे नंबर थे, और उसमें भी 10 नंबर पूरे लगाए, नज़म के अशार में भी गजल के अशार में भी। तो अगर आप भी पूरे 20 नंबर 10 नज़म के अशार और 10 गजल के अशार की तशरीह के नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और फर्स्ट ईयर के बच्चे डरते भी इन सवालात से। नहीं, डर खत्म कर देना आज इंशाल्लाह, डर खत्म कर देना है। और सर 20 नंबर सर बड़े नंबर मैं नहीं मानता था, लेकिन वो बच्चों ने रीचेकिंग, मैं हैरान, मैंने कहा सर 20 आए हैं। तब वो हमारी जो, ये मैं इस बात का गवाह हूं कि 20 नंबर आए हैं। जो वानिया ने नंबर 97 ली उसके भी 20 लगाए, 20 पूरे नंबर लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे। नज़म और गजल के अशार के उसने 20/20 नंबर लगाए हैं। बिल्कुल। और किस तरह नंबर आते हैं, बच्चे गलतियां कौन कौन सी करते हैं, हम इसमें प्रेजेंटेशन बिलावल साहब ये आपके सामने आप लगा देते होते हैं। हाँ, वो तो लगा देते हैं प्रेजेंटेशन आपके सामने। अच्छा, सबसे पहले जैसे फर्स्ट ईयर की 6 नज़में हैं, ये तो खुशकिस्मत है। पहले सर 13 नज़में थी पुराने सिलेबस में, और लंबी चौड़ी, और लामा इकबाल की 2, एक खताब जवान इस्लाम और पैगाम, इतनी लंबी चौड़ी कि वो खत्म ही नहीं होती थी। अब तो ये तो 6 नज़में, एक हमद है, एक नात है, एक इकबाल की है वादी लोलाब है, एक है अख्तर शिरानी की और देश से आने वाले बता, एक है आजादी और एक है इखलास नज़म। 6 नज़म, आधे से भी कम कर दिए मैंने। हाँ, और मजे की बात उस दिन बता रहा था, 6 में से उन्होंने 2 नज़मों के अशार देने, एक के दो अपनी मर्जी से, 2 जो से मर्जी कर, एक नज़म की कारकर्दगी तो मौजे ही बड़ी है। अच्छा, अशार की तशरीह करने का तरीकाकार क्या है, बात को गौर से समझना। देखिए, हमारी बात बिलावल साहब भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हरफ आखिर नहीं होती, तब्दीली हो सकती है। बाकी आपके टीचर्स जिस तरह पढ़ाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उसकी तारीद करता हूँ, लेकिन हम वो शेयर करते हैं कि हमारे बच्चे के 20 में से 20 नंबर कैसे हैं। जी आएंगे इंशाल्लाह, इनके भी आएंगे। जैसे मिलियन में हम बता रहे थे कि सर वो वीडियोस में मिलियन में व्यूज आ रहे थे, वो 16 लाख बच्चों ने देखी, मुझे खुशी हुई कि बच्चों का भला हुआ होगा। जी बिल्कुल सर, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। आप बच्चों को जरा ये बताएं कि किस तरह नंबर लेने हैं। अच्छा जी, ये 1 नंबर का बेटे नज़म का उन्वान, नज़म का नाम भी लिख सकते, लेकिन लफ्ज लिखे नज़म का उन्वान,
ठीक हो गया। आगे राब्ते की इलामत लिखा हुआ है सब कुछ, आके नज़म का उन्वान आप लिख देंगे। आज़ादी नज़म है, आज़ादी का उन्वान आप लिख देंगे। जैसे हमद है, ठीक है, हमद का उन्वान हमद लिख देंगे। अच्छा जी, फिर आगे लिखेंगे शायर का नाम। शायर का नाम जैसे हमद का हफीज ताइब है और आज़ादी का एहसान दानिश है, वो आप लिख शायर का नाम। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये सवालात ये पैदा होते हैं कि सारी ये तशरीह इकट्ठी करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए, दोनों अशार की इकट्ठी करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए। हाँ, ये बच्चे पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे। अच्छा, ये मसला ये है कि सर नज़म का उन्वान एक होता है, गजल का उन्वान नहीं होता। सही बात। नज़म का उन्वान एक है हमद अल्लाह की तारीफ, और ये सर बड़ा अहम आपने पॉइंट बताया, नात नबी की तारीफ। वो नबी की तारीफ ही हर शेर में होनी है, इसलिए नज़म के अशार की तशरीह हम इकट्ठी कर सकते हैं, इकट्ठी भी हो सकती है, अलग अलग भी। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई कबाहत नहीं, कोई पाबंदी नहीं, परेशान नहीं होना। और मेरा अगर मशवरा मानना है, मैं बच्चों को दोनों तरीकों से करवाता हूं कि आप इकट्ठी तशरीह भी करें, आप अलग। अब कहते हैं इकट्ठी कैसे करें, अलग अलग होती है। शेर नंबर 1 उसकी तशरीह, फिर शेर नंबर 2 उसकी तशरीह, ठीक है, ये अलग अलग होती है। इकट्ठी होती है कि दोनों अशार की तशरीह आपने शुरू कर देनी है और एंड पे जाकर खत्म कर देनी है। ठीक है, मिसरा पकड़ते जाना, एक मिसरा, 2 मिसरे, 3, चौथा मिसरा, एंड पे जाकर वाइंड अप। अच्छा, इसमें से दोनों में से जो बेटर ऑप्शन है वो जरा बताएं बच्चों को। देखिए मेरी बात सुनो, बच्चे पेपर पूरा नहीं कर पाते, बच्चे गलती करते हैं, जब अलग अलग करते हैं उसमें गलती करते हैं। अच्छा, गलती कर देते हैं उसमें। गलती कर देते हैं। अब एक शेर की लिख दी 2 सफात, अगले की लिख दी 1 सफा, टाइम खत्म हो गया, उसको वाइंड अप कर दिया। हाँ, ये बड़ा बैड। अब वो 4 में से एक के नंबर 3 लगाएगा, अगला 1 सफा कम लिखा उसके 2 लगाएगा, नंबर कम पड़ जाते हैं। जब 3 इकट्ठे लिखे होंगे फिर वो नंबर ज्यादा लगाएगा, नंबर बच्चे ने ठीक तशरीह लिखी, नंबर ज्यादा लगाएगा। तब अलग अलग करता ना बच्चा, उसकी डिवीजन नहीं कर पाता। ठीक ठीक, इकट्ठे लिखने हैं, ये सुन लो जी सबसे पहले। हाँ, इकट्ठी तशरीह दोनों तरीके हैं। कुछ मेरे भाई अलग लिखने से गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत हमारी तरफ से प्रेफर्ड जो है वो ये है। हाँ, गलत नहीं है, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, दोनों ही। वो कहता है 1 जमा 1 जमा 8 जमा 8 है, उसका मतलब क्या, इकट्ठी करनी। इकट्ठी करनी। अच्छा, एक दफा उसने 1 जमा 4 भी कर दिया था, कोई हर्ज नहीं इसमें, डिवीजन में कोई हर्ज नहीं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन करें पूरी। अच्छा, नज़म का उन्वान, फिर आपने शायर का नाम लिख देना। आप एक अलग अलग बताते हैं, आपने शेर की तशरीह शेर नंबर 1 की तशरीह करनी। ठीक है। अच्छा, नज़म का उन्वान, शायर का नाम। अब आपने लिखना है वहां पे नीचे मफहूम। अच्छा सर, मफहूम जरूरी नहीं होता, इम्पैक्ट अच्छा है, इम्पैक्ट अच्छा है। ये मफहूम लिखना एग्जामिनर को फैसिलिटेट करता है। एग्जामिनर जब मफहूम पढ़ता है वो देखता है बच्चे ने तशरीह भी ठीक ही लिखी होगी, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक ठीक, मतलब इसके कोई खास नंबर नहीं है। नहीं, खास है ही नंबर, कोई नंबर नहीं है। अच्छा, मफहूम लिखना है तो ठीक लिखना, अगर गलत लिख दिया तशरीह में होना नहीं सही है। तुसी अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार। इसलिए बच्चों को मना करता हूं कि मफहूम के नंबर नहीं, पंगा ना ले। जो बहुत अच्छा बच्चा वो लिख ले, वो गलती नहीं करता। बड़ा अहम पॉइंट है जी आप। हाँ, मैं देखिए हम हर पॉइंट को हाईलाइट करते हैं ताकि बच्चों के नंबर आए। ठीक हो गया जी। अब बात क्या क्लियर हुई है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, मफहूम अगर आता है तो लाजमी लिखिए, अच्छा लिखिए, गलत नहीं लिखिए। वही वो जो गले हुए सेब वाली एग्जांपल दे रहे थे आप, वो सामने से नजर आ जाना कि यार ये खराब है। उसने 2 लाइनें पढ़ के दे देना बच्चे ने, उसे अगली तशरीह नहीं पढ़नी, फिर उस बंदे ने टिकना ही नहीं, उसने अगले में आपके हवाले देखने आपके। अच्छा जी, आपने तशरीह शुरू करनी है, पहले तशरीह और उसके आगे तफसीलिया की इलामत कॉलन एंड डैश लगाने के बाद आपने तशरीह, मैंने पहले भी बताया था, नज़म के अशार की तशरीह शुरू करते वक्त आपने 3 से 4 लाइनें शायर का तारुफ लिखना है। ठीक हो गया, वो उसका उसलूब लिखना है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि उसके बाप दादा का नाम, किताबों का नाम लिख सकते हैं बीच में? नहीं, इतनी वजाहत में नहीं जाना। उसकी तहरीर की खूबियां क्या है, उसका उसलूब क्या है, उसका अंदाजे तहरीर क्या है, उसमें कौन कौन सी खूबियां पाई जाती है, ये लिखना है बस। लंबी चौड़ी उसके बाप दादा तक ना जाए, किताबों तक ना जाए, हाँ वो नहीं करना, जरूरत ही नहीं। सही बात है, ठीक। अच्छा, ये तारुफ के बाद जो 3 से 4 लाइनें तारुफ लिखना है, उसके बाद तशरीह का आगाज। तशरीह मैंने ये बात कही थी कि तशरीह वो अशार से रिलेटेड होनी चाहिए। जो अशार जो आते हैं ना, अल्लाह के नबी की तारीफ वो लिख रहे होते हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं। वो अशार जो ये बड़ी अहम, हमद की तशरीह वो लिख रहे हैं, उससे हट के लिख रहे हैं, जो पूछा गया वो नहीं बात करते। देखिए ना, एक टीचर के क्वांटिटी पे मिकदार कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस पे बड़ा जोर देते हैं, म्यार पे नहीं देते। हाँ, ये बड़ी म्यार जो है ना, चीज का म्यार होना चाहिए, ठीक है ना। वो म्यार होगा, अच्छी लिखी होगी, खुश होकर नंबर लगाएगा।
نہیں اپنی طرف سے کیوں نہیں لکھ سکتے سر؟ دیکھیں میری بات سنیں, اپنی طرف سے آپ لکھ سکتے ہیں, بات ہی اتنی irrelevant کر دیں, ہر بات ہی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, جو پوچھا گیا اس کی طرف آئی ہی نہ. یہ نظم کے لیے بتا رہے ہیں آپ؟ ہر شے آپ دیکھیں, تشریح کے لیے, غزل کی ہو, نظم کی ہو, سبق کی ہو, کسی کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, گپی نہ بنے, بچے بہت گپ لگاتے ہیں, گپ والے کو ایوریج نمبر ملتے ہیں, یہ بھائی یاد رکھنا. وہ پڑھ لیتا ہے, وہ تجربہ کار ہوتا ہے, اس نے ہزاروں پیپر چیک کیے ہوتے ہیں, اسے پتا ہوتا ہے کہ بچے نے گپ لگائی ہے, بچے وہ پہلی 2-4 لائنیں پڑھ کے اندازہ لگا لیتا ہے, وہ حوالے دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ تحریر کے اندر روب ہے یا اپنے پاس سے لکھی ہے یا اس نے کیا نام ہے واقع ہی یاد کر کے لکھی ہے. اور گپی بچے کو اس نے نمبر دینے ہیں 6, اور اچھے بچے کو دینے ہیں 9, ایکسٹرا اچھے کو دینے اس میں 10/10. ہاں جی, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نمبر ان کے ہر سوال پہ کیوں ہم اتنا زور لگا رہے ہیں. اچھا یہ تشریح شروع کر دینی ہے, یہ بات سن لیں. تشریح ایک تو پیراگراف کی صورت میں لکھیں, اور حوالہ جہاں بنتا ہے وہیں لکھنا ہے. یہ میں نہیں بتا سکتا کتنے حوالے لکھنے ہیں. بچے پوچھتے ہیں ایک شعر کے لیے کتنے حوالے لکھیں, ریفرنس کتنے لکھیں. اچھا جہاں بنتا ہے, اچھا میں یہ کہوں گا کہ ایک شعر کے لیے 2 سے زائد حوالے نہیں لکھنے آپ, مطلب 2 حوالے. بچے کیا کرتے ہیں, تشریح لکھتے نہیں, حوالے لکھی جا رہے, یہ بھی برا اثر پڑتا ہے اس پہ. ایک شعر کی تشریح پیراگراف کی صورت میں کرنی, ایک شعر کی تشریح کم از کم 1.5 صفحہ ہونا چاہیے. اب لینتھ بتا دی, ایک شعر کی تشریح کم از کم 1.5 صفحہ. 1.5 صفحہ ہونا چاہیے. اب 1.5 صفحہ کسے کہتے ہیں, یہ دیکھیں. اب بچے پتا کیا کرتے ہیں سر, اب میں آپ کو بات بڑی کام کی بتانے لگا ہوں, ساری تشریح کا نچوڑ ہے یہ بات, سارے لیکچر کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے. اب بچے کرتے ہیں یہاں سے سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح, نظم کے اشعار کی تشریح, تشریح نویسی کرنے کے بعد شعر لکھ دیا, نظم کا عنوان, شاعر کا نام, مفہوم. اب تشریح یہاں سے شروع کیا. اچھا تشریح کا یہاں سے شروع کیا تو جی خاور صاحب نے کہا 1.5 صفحہ, 1 صفحہ تو ہو ہی گیا تھا, اور ادھا لیا پورا کرتا ہے. لفظ تشریح کے بعد 1.5 صفحہ کاؤنٹ ہوگا. یہ بڑی اہم بات آپ نے بتا دی بچوں کو. یہ نہیں کہ سوال نمبر, اشعار کی تشریح, نظم کے اشعار کی تشریح, بے جزو علی جزو کرتے نا, کرتے ہیں. شاعر کا عنوان, نظم کا عنوان, شعر لکھتے ہیں وہ, پھر تشریح, پھر وہ لو جی تشریح کا لفظ یہاں سے شروع ہونا, یہاں سے اگر تشریح کا لفظ شروع ہوگا پھر یہ صفحہ نہیں آپ کا, آگے جا کے 1.5 صفحہ. اچھا 1.5 صفحہ یہاں پہ ہو گیا ایک شعر. ہاں ایک شعر کے لیے تشریح کے لیے آپ نے 1.5 صفحہ کم از کم, اور میکسیمم 2 صفحات, اس سے زائد نہیں جانا. 2 صفحہ کیسے کہتے ہیں, ایک یہ ہو گیا. 1.5 صفحہ کیسے کہتے ہیں, 1 صفحہ یہ والا, لیکن تشریح کے بعد, لفظ تشریح کے بعد اور آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لازمی کرنا ہے. 3 ہو گئے. ہاں جی, 2 شعر کے لیے, 2 اشعار کے لیے 3 صفحات بن جائیں گے, میکسیمم 4 صفحات بن جائیں گے. انشاءاللہ نمبر آپ کو 10 ملیں گے. 4 صفحات والوں کو 10 نمبر ہی ملنے. ٹھیک ہو گیا. اور 2 صفحات جو لکھتے ہیں یہ, ان کو لکھائی کے حساب سے 8-9 نمبر ملیں گے. اب آپ کا لیول ہے کیسا ہے آپ بہتر جانتے ہیں, بچے بہتر جانتے ہیں کیسا لیول ہے ان کا. لیکن میں نے پھر بتا دیا کہ تشریح جو ہے اس کے اندر حوالے زیادہ نہیں لکھنے. ایک شعر کے لیے 2 حوالہ جات ہوں, شعر کے لیے بیت کی علامت لگائیں, کوئی قول حدیث ہے اس کے لیے آپ انورٹر کاماز لگائیں, اور 1.5 صفحہ کم از کم اور 2 صفحہ زیادہ سے زیادہ. اور آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح ہر صورت 25 منٹ میں کرنی. ہاں یہ میں آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ یہ شعر جو اشعار کی تشریح ہے نظم کے اشعار کی وقت کتنا لگانا. ہاں جی, بچہ پہلے آدھ گھنٹہ لگاتا ہے, لیکن ہم پریکٹس اتنی کرواتے ہیں آہستہ آہستہ, وہ 25 منٹ پہ آ کے اس کا ہارٹ ٹک جاتا ہے. سر ایک لمحہ, ایک منٹ, ایک سیکنڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور بچے گھڑی کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے. میں 1 منٹ بھی زیادہ نہیں دیتا, میں انویجیلیشن کا پابند ہوں. نہیں چاہیے. 1 گھنٹہ ٹائم لکھا پیپر پہ, اس پہ میں لینا ہی لینا پیپر, روئیں پٹیں. یہ پیپر نہیں دیتے, یہاں میں دیکھے نا کیمرہ میں پیپر نہیں دے رہے ہوتے بچے, کیوں نہیں دے رہے, سر ڈانٹیں اتنا نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی, آپ نے وہ اشعار کی, اگلا شعر جو ہے, پھر ایک شعر لکھ لیا آپ نے, اگلے شعر کی تشریح, پھر آپ کو شاعر کا نام یا نظم کا عنوان لکھنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ کو جو ہے وہ نئے سرے سے شاعر کا تعارف لکھنے کی ضرورت نہیں, بس وہ ایک دفعہ کرنا ہے. شعر نمبر 2 مفہوم لکھیں, اگر آتا ہے تو صحیح لکھیں, نہیں آتا نہ تشریح شروع کر دیں, تشریح شروع کر دیں. اوکے ہو گیا. اور تشریح جو ہے وہ کم از کم 1.5 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحہ. پیرے کی صورت میں, پیراگراف کی صورت میں لکھیں, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. خوبصورت نظر آئے گا تو نمبر آپ کے آئیں گے. ہر شعر کے لیے جو ریفرنس, جو حوالہ جات لکھنے ہیں وہ 2 لکھنے ہیں, اور تشریح معیاری ہونی چاہیے. کوالٹی آپ کی اچھی ہوگی تو نمبر اچھے ملیں گے. کوانٹٹی میں نے آپ کو بتا دی, 1.5 صفحہ لفظ تشریح کے بعد کم از کم, اور 2 صفحہ زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کا آغاز بھی تشریح کا اچھا ہونا چاہیے, اور تشریح کا اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے.
ओके ओके सर, आप एंड करेंगे, जहां एंड पे उसने नंबर लगाने होते हैं, वो एंड से भी देखता है बच्चे ने क्या किया क्या नहीं। सही बात। हवाला जात गलत नहीं होनी चाहिए, गलत हवाला लिखने से बेहतर है ना लिखा जाए। हवाले गलत नहीं लिखने, हवाले ठीक लिखने हैं और ज्यादा नहीं लिखने, हवालों की भरमार ना हो। ठीक है। और ये इंशाल्लाह नंबर आपको 10 पर 10 इंशाल्लाह। लिखाई पे डिपेंड करता है आपकी लिखाई कैसी है, और इंशाल्लाह आपके नंबर ज्यादा ही लगाएगा। खबर साहब बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में खबर साहब ने आपको नज़म के अशार की तशरीह के बारे में बताया, और इंशाल्लाह जो गज़ल के अशार की तशरीह है उसमें कुछ सर बता रहे थे टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि नज़म में और गज़ल में थोड़ा फ़र्क है, उस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो लेके आएंगे। जो बच्चे पूछ रहे थे मजमून जो है सेकंड ईयर के खास तौर पे, उस पे हाँ जी, तलखीस पे, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियोस लेके आएंगे। खबर साहब का स्पेशल टाइम लेते हैं इसके लिए हम लोग। इसके आखिर में सर ये फिर मैं बता रहा हूं कि लफ्ज तशरीह के बाद लिखना है आपने, जी, वो ठीक है। जो 1.5 सफा एक शेर का लिख देंगे काफी है, अगले का फिर लिखाई के हिसाब से नंबर है, 9 भी मिलेंगे 10 भी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह, वो देखेगा अब अच्छा नजर आएगा। फिर तशरीह, अच्छा जो बंद की तशरीह होती है, एक इस्लामी मुसावात नज़म है सेकंड ईयर के अंदर, अच्छा, जैसे कोई बंद आ जाता है, बंद की तशरीह आपने जो है वो हमेशा इकट्ठी करनी है। अगर नज़म के अशार की तशरीह है वो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बंद की तशरीह आती है तो वो लाजमी इकट्ठी वो ही इकट्ठी करें, करनी वो है। इकट्ठी करें, वो अलग-अलग ना करें, ठीक हो। बेहतर दिखाई है। यानी खबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और बच्चों आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह हम हमेशा की तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको सिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, रमजान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। अल्लाह हाफिज।